नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सबके बीच मैं सुभाष बाम्बू। आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQ की। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 29 दिसंबर को होने जा रहा है RPSC सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का, उनको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आपको लास्ट टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अपने इस थ्योरी सेशन से रिपीट हो। उनको ध्यान में रखते हुए RPSC की जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, लैब असिस्टेंट हो, ACF हो, उन सभी के एग्ज़ाम का PYQ सीरीज हम लॉन्च की है, जिसमें मैंने GOC हाइड्रोकार्बन करवा दी। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, कल हम कोशिश करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग की, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को, डायरेक्ट देखने को मिले। तो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारे सिलेबस है RPSC सेकेंड ग्रेड का, उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो मूलभूत कण दिए हुए हैं, परमाणु मॉडल दिया हुआ है, कणों की दोहरी प्रकृति दी हुई है, डी ब्रोगली का समीकरण, अनिश्चितता का सिद्धांत, परमाणु संरचना का आधुनिकरण, आधुनिक अवधारणा, क्वांटम संख्या, होप बाउ सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम और N+L नियम। ये हमारे टॉपिक जो कि सेकंड ग्रेड के मेन, ये जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड का है, और यही सिलेबस अपने फर्स्ट ग्रेड का है। लगभग सेम सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के। इस टॉपिक का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका लगभग सेम है। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है। जब हम फर्स्ट ग्रेड की PYQ लेके आएंगे तो आप सबके बीच में फर्स्ट ग्रेड का भी सिलेबस हम आपको डिस्कस करवाएंगे। आप निश्चित रहें। बहुत सारे साथी मेरे को फ़ोन कॉल, पर्सनल मैसेज से बोल रहे हैं कि सर आप फर्स्ट ग्रेड का भी करवा दीजिए केमिस्ट्री। मैं ये आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इंश्योर रहे, आपको फर्स्ट ग्रेड की पूरी केमिस्ट्री आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। चाहे वो MSc की केमिस्ट्री हो, चाहे BSc की केमिस्ट्री हो, चाहे 11th-12th की केमिस्ट्री हो, जितनी मेरे से हो सकती है मैं मैक्सिमम यही कोशिश करूँगा कि आपने रेगुलर क्लासेज ले। क्योंकि कुछ ऑफिस के काम होते हैं जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। अब से मेरी यही कोशिश है कि रेगुलर बेसिस पे आपको यूट्यूब पे निःशुल्क केमिस्ट्री करवाता रहूँ। पहला क्वेश्चन, फास्फोरस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 15। उसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो, उसको ऐसे लिखे 3p3। अब ये बोल रहा है कि 3p3, हमें पता है p में 3 होते हैं, 3 सब ऑर्बिटल होते, उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे भी भर सकते हैं। तो यही क्यों भरे जा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? तो देखो, इसके हमने इनमें 3 या 4 थ्योरी काम करती है। सबसे पहली थ्योरी ये होती है N+L का नियम। इसी को हम हुंड का नियम भी बोलें तो भी कोई नहीं है, क्योंकि दोनों लगभग सेम सिद्धांत है। ये क्या बोलते हैं, एक बार आप समझ लो इन चारों को, उसके बाद में आप परमानेंट आपके सही होंगे। ये बोलता है कि सबसे कम जिनका N+L मान कम है वह पहले भरा जाएगा, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये बोलता है हुंड का नियम और यही बोलता है N+L नियम। ठीक है, दूसरी देखो, फिर आता है अपने जो है, सॉरी ये हुंड का नहीं है, ये होप बाउ। क्या, कौन सा है? होप बाउ। अब आता है हुंड का नियम, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम, हुंड का नियम। अच्छा, हुंड क्या बोलता है? हुंड ये बोलता है कि आपके पास जब तक हम पेयरिंग नहीं करवा सकते, जब तक कि उसमें सभी समान ऊर्जा वाले जो कक्षक है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए, तो पेयरिंग तब तक नहीं जब तक समान कक्षक में समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सभी कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है, ये 3 p ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जा समान है, तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बनने के बाद ही हम पेयरिंग करवा सकते हैं। फिर तीसरा बचता है पाउली का नियम, पाउली अपवर्जनी। पाउली ये बोलते हैं कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए
किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर होती है हमारी n, l, m और s। इनका मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। किसके लिए? किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन। बस ये 3 थ्योरी आप याद रख लेना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहला n+l और होप बाउ का नियम, ठीक है। ये बोलते हैं जिनका मान कम है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब देखो हमें ये पता है इनमें ये n+l का रूल लगा हुआ है, हमें इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, हमारे को इस p के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहे इस 3p3 ये क्यों भरा जा रहा है, ये क्यों भरा जा रहा है? तो देखो ये हुंड का नियम पढ़ो आप, जब तक पेयरिंग नहीं होगी ये पेयरिंग नहीं करवा सकते। ये हुंड बोल रहा है कि जब तक पेयरिंग नहीं होगी, जब तक इस तीनों जो 3 कक्षक है समान एनर्जी वाले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। तो ये किसका नियम है? तो ये हुंड का नियम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हुंड का नियम। आगे देखो मुख्य क्वांटम संख्या। देखो n से रिलेटेड दो चीज पढ़ लो आप। एक तो होती है कुल कक्षकों की संख्या, कुल कक्षकों की संख्या। एक होती है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो कुल कक्षकों की संख्या होती है वो होती है n², और कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। ये n से रिलेटेड है। इसी प्रकार l होता है एक। अच्छा n को क्या बोलते हैं? n को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। उसके बाद होता है l। l को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विगसी, द्विगसी क्वांटम संख्या या गौण क्वांटम संख्या। एक गौण नाम भी आता है, या इसके अलावा एक कोणीय क्वांटम संख्या भी आएगा, या द्वितीय क्वांटम संख्या। ये सारे नाम अपने को याद रखने हैं, क्योंकि इन सभी में से एक दो कई बार नाम पूछ लेता है आरपीएससी। द्विगसी भी इनको बोलते हैं, गौण इसी को बोलते हैं, कोणीय इसी को बोलते हैं, और द्वितीयक भी इसी को बोलते हैं। और इंग्लिश में एक होते हैं एज्यूमेंथल क्वांटम संख्या, ये भी इसी का नाम है, ठीक है। ये नाम है। एल से अपने को पूछ लिया जाए तो एल से भी दो फॉर्मूले होते हैं, कुल कक्षकों की संख्या और कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो कुल कक्षकों की संख्या 2l+1, और एक हमें पता है एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो इसमें भी कुल n² है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रहा। बस अपने को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो अपने क्या दिया हुआ है, ये बोल रहे n=4 है और कुल कक्षक पूछा है। कक्षक हमेशा क्या होता है? n²। तो n=4 है तो कुल कक्षक कितने हो जाएंगे? 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16, सीधा सीधा आंसर है। तो ये 2-3 चीज आप याद रख लेना। इसके बाद देखो, देखो मुख्य क्वांटम संख्या n, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो आंसर है वो हाईलाइट नहीं किया हुआ, इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन है उनमें आपको आंसर हाईलाइट है, दिखेंगे नहीं। इसमें मैं भूल गया। देखो n, अब देखो मैंने आपको बताया n, l और m, 3 चीज। इसको बोलते हैं मुख्य, इसको बोलते हैं द्विगसी या गौण, ठीक है, या कोणीय, इसको बोलते हैं चुंबकीय। एक एक शब्द इसमें लिखेंगे भी, ये क्या किस किस के बारे में बताता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज याद रखनी है इसको। हाँ 2 चीज इसमें क्या क्या याद रखनी है? एक तो इसमें आकार याद रखना है, ये आकार के बारे में बताता है। दूसरा ये ऊर्जा के बारे में बताता है। ये आकार, ऊर्जा और कक्षा का नाम, कक्षा का नाम न कि कक्षक का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। कक्षा का नाम बताता है, ठीक है। द्वितीय द्विगशीय गौण या कोणीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है कक्षक की आकृति, कक्षक की आकृति। अच्छा इसके अलावा सर, इसके अलावा कक्षीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग भी बताएगा, कक्षीय कोणीय संवेग भी बताएगा, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा उपकोष का नाम, उपकोष का नाम, ठीक है, ये उपकोष का नाम बताता है। ये कक्षा का नाम बताता है। कक्षा मतलब कौन सी कक्षा में है, n=1 2 3 n, ऐसे कोष होते हैं ना उनका। फिर आ गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। अच्छा चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कक्षक के विन्यास को बताता है, कक्षक के विन्यास को। ये सिर्फ एक ही बात बताता है, वो होता है कक्षक के विन्यास। और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन भरती है अपने कक्षक उसको, यानी इलेक्ट्रॉन के विन्यास को भी, इलेक्ट्रॉन हब्बर के विन्यास को, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन
हब्बर के विन्यास को। ठीक है, तो n मुख्य क्वांटम संख्या हमें कुछ कक्षा के आकार, कक्षा की ऊर्जा और कक्षा का नाम बताता है। फिर कक्षा की आकृति के लिए L बताता है, कक्षीय कोणीय संवेग कौन बताता है, L बताता है। उपकोष का नाम, उपकोष बोले तो उपकोष कौन कौन से, SPDF, ये कौन बताता है हमें, L बताता है। फिर M क्या बताता है, कक्षा का विन्यास या इलेक्ट्रॉन हब्बर का विन्यास, यानी सिर्फ विन्यास के बारे में बात करें तो M आता है हमेशा। अब आगे देखते हैं हम, ये अपने स्पेशल एजुकेशन 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान n बराबर 0 से इनफाइनाइट हो सकता है, नहीं, ये बात गलत है। इनफाइनाइट कोई भी कक्षा का नाम, कोई भी कक्षा नहीं होती, इनफाइनाइट का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। फिर मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षा की ऊर्जा बहुत हद तक ज्ञात होती है, बिल्कुल सही। ये देखो, आप इसको देखो, ये वाला पेन लेते हैं, ये देखो कक्षा की ऊर्जा, तो कक्षा की ऊर्जा किसके द्वारा बताई जाती है, n के द्वारा, तो ये बात सही है। फिर कक्षा की त्रिविमीय आकृति, नहीं, आकृति कौन बताता है, आकृति सर L बताता है। और फिर त्रिविमीय अभिविन्यास जहां भी आ जाए, ये कौन बताता है, M बताता है। तो मेरे हिसाब से आपका ये सही हो गया। अब आगे देखते हैं, n बराबर 5 के स्तर में कक्षकों की कुल संख्या, अभी मैंने आपको बताई थी कि कक्षकों की कुल संख्या बात की, कक्षकों की कुल संख्या की बात की जाए तो n स्क्वायर, n बराबर 5 है तो कितना आ जाएगा, 25, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। फिर आगे देखते हैं, कक्षकों को भरने के लिए, कक्षकों को भरने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है, नहीं पूछा है, और ये 2018 का क्वेश्चन है। और हमें ये पता है कि n+l का मान जिसका मिनिमम होगा वह पहले भरा जाएगा, बस ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये जिसके याद है उसके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखो एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, 5D, 6P और 7S। इसके लिए हमें पता है, एक और देख लो, L बराबर 0 किसके लिए होता है, S के लिए, L बराबर 1 किसके लिए होता है, P के लिए, L बराबर 2 किसके लिए, D के लिए, L बराबर 3 किसके लिए, F के लिए। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर देंगे। D के लिए कितना होता है, 2, 5 + 2 7, P के लिए कितना होता है, 6 + 1 7, S के लिए कितना होता है, 0, 7 यानी 7 + 0 7। अच्छा सर, अब इसमें क्या करेंगे, जब भी n+l का मान समान हो, यहाँ पे एक बात और लिख लो, n+l का मान समान हो तो जिसका n कम है वह पहले भरा जाएगा। मेरा ये टारगेट है कि आपको एक एक चीज यहाँ पे समझा दी जाए ताकि लास्ट टाइम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचे। तो देखो n+l का मान समान है, जिसका n कम है वह पहले भरा जाएगा। पहले कौन भरा जाएगा, फिर 5D पहले भरा जाएगा, फिर कौन आएगा 6P, फिर कौन आएगा 7S। ये दो ही रूल है इसमें, या तो n+l का मान मिनिमम होना चाहिए या फिर जिसका कम है, इन n+l समान है, समान होने पर हम क्या चेक करेंगे, जिसका n का मान कम है वो पहले भरा जाएगा। तो ये क्रम सही है, बिल्कुल सर ये क्रम सही है। फिर दूसरा देखो 5S, 4D, 5P, इसमें देखो S बराबर 0, n की वैल्यू कितनी है 5, n बराबर 5 है, L बराबर 0 है, यानी 5 + 0 5। इसी प्रकार इसमें 4 + 2 6, इसमें 5 + 1 6। ये तो आ रहा है ना समझ। 4D को कैसे, n बराबर 4 और D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 n+l का मान कितना हो जाएगा 6, तो ये देखो 6। फिर 5P के लिए देखो, n बराबर 5, L बराबर 1, तो ये भी n+l की वैल्यू 6। मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा है। तो देखो जिनका 5 या n+l का मान कम है वह पहले भरा जाएगा, ये 5S पहले आएगा। अब सर इन दोनों में कैसे चेक करेंगे, इन दोनों में हमें चेक करना है जिनका n मान कम है वो पहले आएगा। इसके लिए n 4 है, इसके लिए n 5 है, कौन है अभी पहले, सर पहले 4D वाला आना चाहिए, बिल्कुल 4D वाला। तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखो 6S, 4F, 5D। सर इसके लिए n+l की वैल्यू निकालो 6S के लिए, तो 6S के लिए सर 6 + 0 6 ही आ जाएगी। F के लिए हमें पता है L की वैल्यू 3 होती है, तो n+l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, 4 + 3। अब आगे सर देखो D के लिए, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, 5 + 2 7 हो जाएगी। सर क्या करना है,
जिसके लिए n प्लस एल वैल्यू कम है वो पहले भरा जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। आगे क्या करना है, आगे देखो, यहाँ पे देखो, इन दोनों में n की वैल्यू कम किसकी है, ये 4 वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि n प्लस एल बराबर 7 दोनों में समान है, तो जिनका n मान कम है वो पहला भरा जाएगा। ये ऑप्शन भी सही है सर, 4 पहले भरा इसने, 5D बाद में भरा है। अब डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, 6S 5P 4F, 6S की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू 6 आएगी, 5P के लिए देखो n प्लस एल की वैल्यू 6 आएगी, 4F के लिए आप देखो n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। बिल्कुल सर, जब भी n प्लस एल की मान समान हो तो हमें n देखना है, n किसका कम है, 4 का कम है, तो ये पहले आना चाहिए। ये कैसे आना चाहिए, पहले, उसके बाद 5P वाला आना चाहिए, फिर 6S वाला आना चाहिए। अपने को क्या दिया हुआ है, जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन गलत है। हमें पूछा है नहीं वाला, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 4th ऑप्शन अपना सही होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4th ऑप्शन। आ रही बात समझ में, 4th ऑप्शन। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखो आपको दो एलिमेंट दिए हुए, x 18 38, दूसरा एलिमेंट दिया हुआ आपको y 35 80। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब यदि जैसे भी आपको दो एलिमेंट दिए जाए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ। ये किसके बारे में बताता है, ये सर हमें परमाणु भार के बारे में बताता है। ये सर हमें परमाणु क्रमांक के बारे में बताता है। परमाणु भार को हम ए से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को हम जेड से लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमें क्या पूछा, इसमें न्यूट्रॉनों का अनुपात पूछा हुआ है। देखो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, सर प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो परमाणु क्रमांक की संख्या होती है, यानी जेड के बराबर होती है। तो इसमें प्रोटॉन पूछ लिए जाए दोनों में, तो प्रोटॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं। सर उदासीन हो तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमें पता है जेड के बराबर है। इसके अलावा परमाणु भार, परमाणु भार बराबर क्या होता है, सर परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे हमें पोस्टमार्टम करना है, यानी ए बराबर प्रोटॉन जेड प्लस न्यूट्रॉन एन। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि ए बराबर होता है जेड प्लस एन। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब देखो हमें ये पता है, इसके लिए ए की वैल्यू, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, इसके लिए ए की वैल्यू 38 है, बिल्कुल सर। जेड की वैल्यू 18 है, इसके लिए ए की वैल्यू 80 है, ये ए बताता है ना परमाणु भार को, और नीचे वाला परमाणु क्रमांक जो कि जेड को बताता है 35। हमें निकालना है एन। एन कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ए माइनस जेड से निकाल सकता हूँ। तो देखो न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस जेड, यानी 38 माइनस 18 बराबर क्या आ जाएगा, 20। इसमें हम न्यूट्रॉन निकालेंगे इस संख्या में, तो ए माइनस जेड यानी 80 माइनस 35 बराबर कितना आ जाएगा, 45। हमें पूछा इन दोनों में न्यूट्रॉनों का अनुपात है, तो देखो पहले में न्यूट्रॉन कितने 20, दूसरे में न्यूट्रॉन कितने 45, 5 से काटो यहाँ पे, तो 5 चौक 20, 9 पंच 45, यानी 4:9। तो कौन सा ऑप्शन है 4:9, सेकंड ऑप्शन। देखो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, 4:9। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सेकंड ग्रेड 2022, ए शिफ्ट 2018, फर्स्ट ग्रेड 2018, यानी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने कि किसी परमाणु उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। ये कथन किसका है, बिल्कुल सही बात है, ये सर पाउली का अपवर्जन नियम। ऐसे याद रखने के लिए मैं बताऊं, पाउली का अपवर्जन, अपवर्जन का मतलब ही यही होता है मना करना कोई चीज का। और मना किस चीज का होता है कि चारों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यानी मना हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपवर्जन। तो यही बात अपने को पूछी है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है पाउली अपवर्जन सिद्धांत का, ठीक है। होप बाउ ये बोलते हैं कि जिसका n प्लस एल का मान कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। हुंड ये बोलता है कि आपको जब तक पेयरिंग नहीं हो सकती, जब तक कि समान कक्षक में, समान ऊर्जा वाली कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे देखो 8 नंबर नीचे दिए गए समूह में से
वह चुने जो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है। ये सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आते हैं। देखो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन l की वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है और m की वैल्यू होती है वो -l to l होती है। बस ये चीज़ अपने को याद रखना है। और इसके अलावा s की वैल्यू होती है वो ±½ होती है। इन चारों क्वांटम से क्या हो गए, n कुछ भी हो सकता है। यदि n के हिसाब से l सेट होता है, l कितना होगा 0 से लेके n-1 तक होगा। m की वैल्यू कितनी होगी, -l से लेके +l तक होगी। ठीक है, s की वैल्यू कितनी होगी, +½ या -½ होगी। तो देखो पहला ऑप्शन n बराबर 2 है, n बराबर 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेके 2 - 1 यानी 0 और 1 हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। m की वैल्यू कितनी हो सकती है, m की वैल्यू सर यदि l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0 है, और यदि m बराबर +-1 होगा कब, जब l की वैल्यू 1 होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो m की वैल्यू 3 मान संभव है। इसी प्रकार s की वैल्यू +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। तो देखो n बराबर 2 दिया हुआ है, बिल्कुल 2, l बराबर 1 दिया हुआ है, बिल्कुल 0 और 1 दोनों पॉसिबल है। m की वैल्यू 3 पॉसिबल है, इसमें m बराबर 0 दिया हुआ है, ये भी पॉसिबल है, और s की वैल्यू ½ ये भी पॉसिबल है। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें संभव नहीं है। ये अपनों को पता है ये संभव है, तो पहला ऑप्शन अपना आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे। यदि आप ऐसे ऑप्शन चेक करने लग गए, गारंटेड आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। फिर सेकंड ऑप्शन देखो, n बराबर 3, यदि n बराबर 3 है तो l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0, 1 और 2। ठीक है, अब देखो l बराबर 0 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, 0। l बराबर 1 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, -1 to 1 यानी -1, 0 और 1। l बराबर 2 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, -2 to 2 यानी -2, -1, 0, 1 और 2। और s की वैल्यू तो हमें पता है, या तो +½ होगी या -½ होगी। अब देखो सेकंड ऑप्शन, n बराबर 3 दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। l बराबर 3, क्या l बराबर 3 पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके n-1 यानी 3-1 यानी 2 तक ही पॉसिबल है। इसने क्या गलती कर दी, इसने l बराबर 3 दे दिया। तो क्या ये सही है, ये ऑप्शन गलत है, संभव नहीं है। और संभव नहीं है यही हमें पूछा है, संभव नहीं है यही हमें पूछा है, इसलिए ये आंसर क्या है, सही है। इसलिए हमें इसी को क्या करना है, टिक करना है, क्योंकि हमें गलत आंसर ही बताना है। फिर आगे देखो, आगे थर्ड ऑप्शन देखो, n बराबर 3। अब मैं सीधे सीधा करा देता हूं, n बराबर 3 तो l एक कम होगा, l एक कम तक पॉसिबल है, तो ये सही है। यदि l जितना है m उसका माइनस से लेके प्लस रूप होगा, यानी l बराबर 2 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, -2 से लेके +2। -2 से बीच बीच में कौन आएगा, -2, -1, 0, 1 और 2 यानी 5 वैल्यू संभव है। क्या m बराबर -2 है, बिल्कुल से संभव है। s बराबर 1 क्या संभव है, s बराबर 1 कभी नहीं हो सकता। s की वैल्यू हमेशा 2 होती है, या तो +½ होगी या -½ होगी। कि तो क्या ये ऑप्शन सही है, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं, तो अपना ये भी आंसर होगा। फिर देखो 4 नंबर, n बराबर 4 से l बराबर 3, बिल्कुल सही है कि जब भी n बराबर 4 दिया होगा तो l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 तक संभव है। फिर m बराबर -2 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए m बराबर 0 होगा, इसके लिए -1, 0, 1 होगा, इसके लिए -2, -1, 0, 1 और 2 होगा, इसके लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यानी ये सारी वैल्यू m की पॉसिबल है। -3 हाइएस्ट वाला है, तो -3 से लेकर +3 के बीच में जितनी भी m की वैल्यू आ रही है ये सारी सारी संभव है। इसमें क्या दिया, m बराबर -2, बिल्कुल ये m बराबर -2 ये पॉसिबल है। और s बराबर +½ और -½ दोनों संभव है, तो ये भी सही है, यानी ये भी संभव है, लेकिन हमें क्या पूछा है, संभव नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा अपना। तो अपना आंसर कौन कौन सा है, 2 और 3। अपना आंसर क्या आना चाहिए, 2 और 3। ये कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। देखो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन अब कर लोगे। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 का क्वेश्चन है। देखो हाइजेनबर्ग का पूछा हुआ है। हाइजेनबर्ग में 2 चीजें याद रखनी है अपने को, एक तो होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसको ऐसे भी लिख सकता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। हमें पता है कि h बराबर होता है h/2π, ये भी हमें याद रहना चाहिए।
ठीक है। तीसरी बात, डेल्टा पी बराबर एम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये एम नीचे भी चला जा सकता है, 4 पाई एम भी आ सकता है, बिल्कुल सर आ सकता है। एक ये क्या करता है, डेल्टा ई और डेल्टा टी के बीच में भी लिख सकता है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये भी हमें याद रखना है। बेस्ट, हाइजेनबर्ग में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। हमें देखो, हाइजेनबर्ग का एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई होता है? नहीं होता सर। ये किसका है सिद्धांत? सर ये तो बोर सिद्धांत होता है। कौन सा होता है? बोर सिद्धांत। बोर सिद्धांत क्या बोलता है कि एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बोर सिद्धांत के हिसाब से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर कराता है? न्यूक्लियस के, नाभिक के चारों ओर। और नाभिक के चारों ओर चक्कर उन्हीं के काटता है जिनका कोणीय संवेग एम वी आर किसके बराबर होना चाहिए? एच अपॉन 2 पाई का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज होना चाहिए। एन क्या है? पूर्ण गुणज बताता है। एन यानी 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे। तो पूर्ण गुणज का, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो सर ये स्टेटमेंट है बोर सिद्धांत का। तो आपको ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। तो ये हो गया डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली सिद्धांत, ठीक है, डी ब्रोगली सिद्धांत। तो आपको दो चीज हमने इस, देखो एक क्वेश्चन में हम तीन चीज सीख लिए। एक तो बोर सिद्धांत सीख लिया, एक डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली ये बोलता है लेमडा बराबर एच अपॉन पी, ये डी ब्रोगली का सिद्धांत है। और पी बराबर क्या होता है? एम वी। तो ये डी ब्रोगली का हो गया। फिर ये देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ये किसका हो गया? ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हो गया। क्या ये 4 h/4m होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई एम होगा, 4 पाई एम होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो 10 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या एस को, एस किसको बताता है? चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एस बराबर क्या आएगा? हाफ, एस बराबर प्लस हाफ दिया हुआ है। चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, एम क्या दिया हुआ? -1 दिया हुआ है। तो ये किस कक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सकता? देखो एम बराबर 1 कब होगा? जब एल बराबर 0 होगा। तो एम की वैल्यू केवल एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी? 0 आएगी। क्या एम बराबर 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। और उसके बाद आता है एल की वैल्यू 1। जैसे ही एल की वैल्यू 1 आएगी तो एम की वैल्यू -1, 0 और 1 आ जाएगी। फिर आता है एल बराबर 2। तो एल बराबर 2 के लिए एम की वैल्यू आएगी -2, -1, 0, 1 और 2। तो देखो एल बराबर 2 किसके लिए है? सर ये होता है डी ब्लॉक के लिए। अच्छा, डी की कक्षा के लिए डी ऑर्बिटल, ब्लॉक नहीं आता, डी ऑर्बिटल आएगा। ये किसके लिए 1? सर ये होता है पी ऑर्बिटल के लिए। और एल बराबर 0 किसके लिए होता है? सर एस ऑर्बिटल के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक एफ होता है एल बराबर 3, ये किसके लिए होता है? एफ ऑर्बिटल के लिए। एल बराबर 3 है तो हमें पता है एम की वैल्यू भी -3, -2, -1, 0, 1 और 2 और 3 होगा। क्या क्या एम की वैल्यू एस कक्षक में, देखो एस कक्षक में क्या एम की वैल्यू -1 हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, एम बराबर 0। और सभी में क्या चाहिए हमें? एम बराबर -1 चाहिए। देखो इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है। तो केवल किस में नहीं है? एस ऑर्बिटल में नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ सकता है कि किस में उपस्थित नहीं हो सकता? तो केवल और केवल एस ऑर्बिटल में एम की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो एस ऑर्बिटल इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये। आगे देखो, ये भी फर्स्ट ग्रेड 2013, फिर रिपीट हो गया फर्स्ट ग्रेड 2015, इसीलिए मैं ये रिपीट वाली PYQ सीरीज आपके बीच में लेके आया हूँ। इसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? देखो एन में क्या होता है? एन में मैंने दो चीज बताई, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है भाई? एन स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है भाई? बताओ सर। 2n²। हमें क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? 2n² के बराबर होगा। क्या आंसर आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन अपना आंसर होगा। क्या ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन। बहुत अच्छे क्वेश्चन। आगे देखो, फर्स्ट ग्रेड 2015, ऐसे क्वेश्चन आपने फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं। एल बराबर 4 के लिए कुल कक्षकों की संख्या, मैंने आपको दो चीज बताई एल के लिए। एक होती है कुल कक्षकों की संख्या, क्या होती है भाई कुल कक्षकों की संख्या? 2l + 1। इसके अलावा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या,
कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ भी क्या होती है। इसका सर दुगुना कर दो, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो कुल कक्षकों की संख्या 2 × 2l+1 आ जाएगा। अब देखो l बराबर 4, हमें पूछा हुआ कुल कक्षक कितने होंगे, 2l+1, तो 2 × 4+1 यानी 8 1 9, तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, 9, यानी फोर्थ ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा, 9, फोर्थ ऑप्शन। बहुत अच्छा। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कक्षक का कोणीय नोड नहीं है, इंपॉर्टेंट लगाओ भाई। इसमें एक दो चीज और बताएंगे आपको, एक होता है त्रिज्यीय नोड, त्रिज्यीय नोड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, गोलीय नोड। ये नाम याद रख लेना, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, त्रिज्यीय नोड, गोलीय नोड या नोडल स्थल, नोडल तल या सतह, नोडल सतह, तल नहीं नोडल सतह, ये 3 नाम है। त्रिज्यीय नोड, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, त्रिज्या में पता है गोल रेडियस के लिए, तो उससे याद आता है गोलीय नोड। त्रिज्या, त्रिज्या किसके लिए चेक करते हैं, गोलीय के लिए, तो गोलीय नोड। और इसके बाद नोडल सतह, ये ऊपर इसकी सतह पर हम त्रिज्या चेक करते हैं, तो इसको बोलते हैं नोडल सतह। ये 3 नाम एक ही है, और इनका फॉर्मूला होता है n-l-1, n-l-1। इसके अलावा कोणीय नोड, कोणीय नोड, अच्छा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो त्रिज्यीय है ना, त्रिज्यीय को बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है। कोणीय नोड, कोणीय नोड का दूसरा नाम क्या होता है सर, नोडीय तल, नोडीय तल। ये तल होता है, कोण, कोण किस में देखते हैं, तल में चेक करते हैं, ऐसे होते हैं कोण, ऐसे, ये तो ये तल आ गया कोणीय नोड, ठीक है। कोणीय नोड, और या फिर इसको क्या हो गया, नोडीय तल, 2 नाम हो गया। या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एल, और इन दोनों को मिला दो तो टोटल नोड आ जाएंगे। कुल नोड की वैल्यू पूछ लिया जाए तो इन दोनों को जोड़ दो, n-l-1 प्लस l बराबर क्या आ जाएगा, n-1। ये 3 चीज आ गई। आपकी बात समझ में आई क्या, बिल्कुल सर आई। मैं ये बोल रहा हूँ आपको ये याद होना चाहिए, त्रिज्यीय नोड, गोलीय नोड और नोडल सतह, फिर कोणीय नोड और नोडीय तल, ये दोनों चीज। अब अपने क्या पूछा, कोणीय नोड। देखो सर कोणीय नोड की मान क्या होता है, एल के बराबर होता है, नहीं होता है। अब देखो एल, निम्न में से कौन सी कक्षा कोणीय नोड नहीं होता है, अच्छा अब देखो जिसका एल बराबर 0 होगा, क्या उसमें कोई नोड होगा, नहीं होगा, उसमें कोई भी कोणीय नोड नहीं होगा, कोणीय नोड नहीं होगा। हमें क्या चेक करना है, एल बराबर 0 किसका है वो चेक करना है। देखो पी एक्स के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसमें क्या होगा, कोणीय नोड 1 होगा। DZ², इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो इसके लिए कोणीय नोड कितना होगा, इसमें कोणीय नोड 2 होंगे, इसमें कोणीय नोड 1 होगा। PY, एल की वैल्यू 1 होती है पी के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, तो इसके लिए कोणीय नोड कितना होगा, 1 होगा। S ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट, S ऑर्बिटल की एल की वैल्यू 0, एल बराबर 0, यानी इसमें कोई भी कोणीय नोड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से हमने 3-4 चीजें सीखने को मिली है। ये सारी चीजें, त्रिज्यीय नोड, कोणीय नोड और कुल नोड, 3 चीज हमने समझ ली। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। आगे देखो, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कुल कक्षक, बार बार मैंने करा दी कुल कक्षक, ये तो आप बार बार रट लो, n², क्योंकि फर्स्ट ग्रेड बार बार क्वेश्चन आ रहे, n² और n बराबर 3 यानी 9, तो कुल कक्षक पूछ लिया जाए 9, और कुल इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कुल इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया कुल कक्षक। अब अपने हिसाब से क्या पूछा, कुल कक्षक पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखो आगे देखो, डी कक्षकों के लिए कोणीय नोड, मैंने आपको बोला ये रट लो आप, कोणीय नोड, कोणीय नोड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नोडल तल या नोडीय तल, या नोडीय तल, ये दोनों चीज अपने को याद होनी चाहिए। या फिर एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एल के बराबर। डी ऑर्बिटल, डी कक्षक, डी कक्षक के लिए एल की वैल्यू कितनी, 2, तो इसके लिए कोणीय नोड की संख्या कितनी, कोणीय नोड कितने, 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। देखो ये आ गया 2। आगे देखो, फर्स्ट ग्रेड 2022, सर बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इतनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारा सर बेड़ा पार हो जाएगा। ये पूरा लेक्चर हमने देख लिया, हमें सेकंड ग्रेड बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं हर एक टॉपिक के ऐसे ही पोस्टमार्टम करता रहूंगा,
ये तभी संभव है जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्रत्येक बच्चे तक, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा हो। हमारे यूट्यूब चैनल उस प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और यहाँ तक कि कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है। उन प्रत्येक बच्चे को हमारे यूट्यूब चैनल का पता होना चाहिए। ये कौन करवा सकते हैं सर? ये आप स्टूडेंट ही करवा सकते हो। कैसे सर? ये आप प्रत्येक ग्रुप में जितने से भी आप जुड़े हुए हो, 5 ग्रुप, 10 ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उन सभी में हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। ये बार बार हमें बोलने की जरूरत ना पड़े। देखो, ये आपको मैं दे रहा हूँ, जो भी कंटेंट दे रहा हूँ मेरी तरफ से 100% दे रहा हूँ, तो आपका इतना धर्म बनता है, ये नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल वैल्यू है आपकी कि आप इसको क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये यदि आप मॉरल ड्यूटी के बारे में कुछ जानते हो तो आप मेरे को बिना कहे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगे। आगे देखो, n+l की वैल्यू कितनी है? 4 में सभी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, बता देंगे सर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले हम कक्षक चेक करेंगे। हमें क्या करना है? सबसे पहले कक्षक चेक करना। n बराबर क्या 4 होगा तो l बराबर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। n बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n+l की वैल्यू 4 आएगी। n बराबर 3 हो तो क्या l बराबर 1 हो सकता है? बिल्कुल सर हो सकता है। इसके लिए भी n+l की वैल्यू 4 आएगी। n बराबर 2, l बराबर 2 क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि सर n बराबर 2 होगा तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से लेके n-1 तक होगी, यानी 0 और 1 ही होगी। हमें l की वैल्यू क्या होगी? 2। कभी भी n और l की वैल्यू समान नहीं हो सकती। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये बचती है सर, n बराबर 1, l बराबर 3। क्या ये संभव है? नहीं हो सकता। n बराबर यदि 1 है तो केवल और केवल l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके n-1, 1-1 0 है, सिर्फ l बराबर 0 ही संभव हो सकता है। समझ गए आप? तो ये l की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा एक कम रहेगी। तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है। आगे बात समझ में? तो देखो, l बराबर 0 तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? 4s ऑर्बिटल है। ये सर कौन सा है? n बराबर 3, ये 3p ऑर्बिटल है। हमें हमें ये पता है कि s ऑर्बिटल क्या होता है? ऐसे होता है। और p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p हम क्या बोलते हैं? p को उपकोष बोलते हैं। और p उपकोष में कितने ऑर्बिटल है? 3 कक्षक है, ठीक है, टोटल 3। तो टोटल कक्षक कितने होंगे? 1 इसमें और 3 कक्षक इसमें। तो कुल कक्षक कितने होंगे? 4। एक तो तरीका ये, तो कुल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, तो 4 × 2 8 आ जाएंगे। एक तरीका तो ये, इसका आंसर सीधा सीधा 8। अच्छा, दूसरा तरीका सर, दूसरा ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, अधिकतम पूछा ना। फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 8 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड आंसर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट लगा लिया करो। ये क्वेश्चन आपके वापस एग्जाम में रिपीट होने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, हो सकता है ये सेकंड ग्रेड में इस बार रिपीट हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे आपको मैंने बता दिया कैसे सोल्व करना है। ये सबसे पहले आप कक्षक निकाल लिया करो। ये कक्षक है, इसमें 3 कक्षक है, इसमें 1 कक्षक है। कक्षक निकालो। कक्षक हमें पता है एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। आगे देखो, फोर्थ कोर्स में कुल कक्षकों की संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो, कुछ नहीं करना, कक्षकों की संख्या n²। कक्षकों की संख्या क्या होगी? n²। n बराबर कितने हैं? 4। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। कितना आंसर? इजी है, 16। ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। आगे देखो, अच्छा यहां पे पूछ सकते कुल इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कुल इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए तो कक्षकों की संख्या इंटू 2, कक्षकों की संख्या इंटू 2, तो 16 × 2 बराबर क्या आ जाएगा? 32। आगे देखो, होप बाउ नियम अनुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में प्रवेश करेगा जिसके लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है कि होप बाउ का नियम, होप बाउ नियम, होप बाउ या n+l का नियम एक ही बात है। किसके लिए है? जिसका जिसकी जिसके जिसकी n+l मान कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो देखो, n+l का मान कम होना चाहिए। क्या n का मान कम होना चाहिए? नहीं,
क्या एल का मान कम होना चाहिए? नहीं। क्या एन प्लस का मान अधिकतम होना चाहिए? नहीं। क्या एन प्लस एल का मान न्यूनतम होना चाहिए? बिल्कुल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो 19 नंबर लैब असिस्टेंट 2016 का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आते लैब असिस्टेंट में भी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया आपको कि क्या दे दिया? 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz0। ये किसका नियम का पालन नहीं करता है? इतनी बार करवा दी, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप इसको देखो। मैं ये बोल रहा हूँ ये पी है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। ये बोल रहा इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये किसका नियम का वायलेट कर रहा है? ये हुंड के नियम को वायलेट कर रहा है। कैसे? हुंड ये बोलते हैं सर, हुंड ये बोलते हैं कि जब तक समान कक्षक वालों में, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल है, इनकी सबकी समान एनर्जी है, तो इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन बनना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बनना, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किसके नियम का उल्लंघन कर रहा है? तो ये हुंड के नियम का उल्लंघन कर रहा है। किसके? हुंड के नियम का उल्लंघन है। मेरे हिसाब से आपको इतनी बार करा दिया, अब तो बार बार समझ में आ ही गया होगा। तो ये किसके नियम का है? तो हुंड के नियम का उल्लंघन कर रहा है। आगे देखो केमिस्ट 2015। अब केमिस्ट जैसे क्वेश्चन 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है ये, और 5400 ग्रेड पे का पेपर कोई इतना हल्का पेपर नहीं होता। लेकिन आपके यदि कंसेप्ट क्लियर है तो 5400 क्या 6000 ग्रेड पे की नौकरी क्यों ना हो, आप चुटकियों में उसका आंसर निकाल दोगे। देखो कौन सा कथन असत्य पूछा हुआ है? बिल्कुल सर, अपने एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। गौण क्वांटम संख्या। सर गौण किसको बोलते हैं? मैंने बोला था एल को बोलते हैं, और एल हमें पता है। मैंने आपको 3 चीज बताई थी कि एन, एल और एम। और एल की वैल्यू में क्या बताई थी? कक्ष की आकृति के बारे में बताई थी। किसके बारे में? कक्ष की आकृति के बारे में। इसके अलावा मैं 2 चीज और बताई थी इसमें। कक्ष की आकृति बताता है, कक्षीय कोणीय संवेग बताता है, और एक बात और बोली थी, उपकोष। क्या सर? उपकोष का नाम बताता है। बिल्कुल सर, ये हो गया गौण क्वांटम संख्या। एल बराबर 0। अब अच्छा एक बार पहला ऑप्शन, गौण क्वांटम संख्या कक्षों की आकृति के बारे में बताती है। बिल्कुल सही बात है, कक्ष की आकृति के बारे में बताती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। एल बराबर 0 के लिए कक्ष की आकृति गोलाकार होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो एल बराबर 0 किसके लिए होते हैं? एस ऑर्बिटल। एल बराबर 1 पी ऑर्बिटल। एल बराबर 2 डी ऑर्बिटल। इसकी क्या होती है आकृति? गोलाकार। इसकी क्या होती है? डंबलाकार। और इसकी क्या होती है? डबल डंबलाकार, यानी द्वि डंबलाकार या डबल डंबलाकार। डबल डंबलाकार। ये लो, ये आकृति होती है। तो एल बराबर 0 के लिए गोलाकार होती है। बिल्कुल ये, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल ऐसे गोल होता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है सर? पी ऑर्बिटल डंबलाकार होता है, ऐसे होता है। और डी ऑर्बिटल कैसा होता है? ऐसे डबल डंबलाकार होता है। इसमें 2 डंबल दिख रहे हैं, इसमें 1 डंबल है, इसमें गोलाकार है। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गए। तो ये ऑप्शन भी सत्य ऑप्शन है। एल बराबर 1 के लिए कक्ष की आकृति डंबल जैसी होती है। एल बराबर 1 किसके लिए होता है? पी के लिए। और पी की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है, डंबल जैसी होती है। ये ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन, गौण क्वांटम संख्या कक्ष में ऊर्जा के बारे में बताती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये गलती नहीं करनी अपने को। ऊर्जा कौन बताता है सर? ऊर्जा हमें बताता है एन। एन क्या बताता है? कक्षकों की ऊर्जा। कक्षकों की ऊर्जा और आकार, 2 चीज बताता है। कक्षों की ऊर्जा और आकार कौन बताता है? एन। एन किसको बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या को। मुख्य क्वांटम संख्या। क्या इसे गौण होती है? नहीं होती। कौन सा ऑप्शन गलत है? चौथा ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, केमिस्ट 2011 के क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुख्य, द्विगंशीय और चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे बताती है? देखो मुख्य लिखते जाओ आप, द्विगंशीय, फिर लिखो आप चुंबकीय। मुख्य को किसके बताते हैं? एन से। द्विगंशीय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। चुंबकीय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से करते हैं। मुख्य क्या बताता है सर? मुख्य बताता है आकार और ऊर्जा। बिल्कुल। द्विगंशीय क्या बताता है सर? द्विगंशीय बताता है आकृति। और चुंबकीय क्वांटम संख्या सर एक ही है, इनका तो नाम है। अभिविन्यास बोल दो या विन्यास बोल दो, अभिविन्यास बोल दो चाहे विन्यास बोल दो, इसके बारे में चाहे कक्ष का पूछ लो चाहे इलेक्ट्रॉन का पूछ लो, सभी के बारे में यही बताता है।
अब देखो सर, ऑप्शन चेक करते हैं। एन आकार को बताता है, बिल्कुल सही बात है। संरचना को बताता है या आकृति को, और अभिविन्यास को बताता है, अभिविन्यास को बताता है। ये बात सही है। ये तीनों, संरचना ही आकृति होती है। इसमें एक और लगा लो आप, संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, आकृति बोलते हैं। फिर देखो, क्या एन संरचना को बताता है, एन संरचना को नहीं बताता, ये ऑप्शन गलत है। फिर देखो, आकार को बताता है एल, हाँ बिल्कुल सर, आकार को बताता है। अभिविन्यास को एल बताता है, नहीं 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 नहीं, इस ये काम किसका है, ये एम का काम है। और हमें क्या पूछा, क्रम से पूछा हुआ है। क्रमश का मतलब वो ये होता है कि क्रम वाइज होना चाहिए। तो मुख्य कौन, पहले मुख्य आएगा, फिर द्विगुण से, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या काम आएगा। इसमें उल्टा कर दिया इसने, एम और एल को उल्टा कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये वैसे नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। कितना इजी है ये, अब आपके मेरे हिसाब से याद भी हो गया। अब आगे देखो, ये केमिस्ट 2011 का संभव नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो, एक बात आप गांठ बांध लेना, यदि n बराबर 3 है, देखो सब में ऑप्शन में n बराबर 3 है, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, l बराबर 0 हो सकती है, l बराबर 1 हो सकती है, l बराबर 2 हो सकती है। क्योंकि n बराबर 3 होने पे l की वैल्यू होती है 0 से n माइनस 1। n यानी 3 है, तो 3 माइनस 1 2 तक जा सकता है। तो 0 से 2, 0 से 2 का मतलब 0 1 और 2, ये लो l की वैल्यू। अच्छा, l की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, ओनली 0 होगी। l बराबर 1 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, l बराबर 1 होगा, तो m की वैल्यू होती है माइनस L2 प्लस l, यानी -1 2 प्लस 1, -1 0 और 1, तीन चीज होगी। तो देखो यहाँ पे लिखते जाओ साथ साथ में, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप कर लोगे। m बराबर -1 0 और 1, l बराबर 2 होगा, तो m की वैल्यू कितनी होगी, -2 से +2, यानी -2 -1 0 1 और 2। और s की वैल्यू हमेशा एक तो या तो हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है। अब देखो कौन सा संभव नहीं है, l बराबर 3 l बराबर 2 संभव है, बिल्कुल। n बराबर 3 हो सकता है, l बराबर 2 हो सकता है, l बराबर 2 होगा, उसमें m की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये पूरा जोड़ा सही है। n बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 2, l बराबर 2, m की वैल्यू भी -2, बिल्कुल -2 संभव है। n बराबर 3, l बराबर 3, नहीं नहीं नहीं, यहाँ लोचा हो गया। n और l की वैल्यू कभी भी समान नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। n बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0, ये ऑप्शन भी सत्य है। तो देखो कौन सा आंसर सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। क्या आंसर आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, एसीएफ 2018, ये भी 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, A1 नौकरी होती है। यदि इस एग्जाम के आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, इसका मतलब आप सेकंड ग्रेड को क्लियर कर चुके हो। मुख्य क्वांटम संख्या, n बराबर 3 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या। देखो n बराबर 3 कितने इजी क्वेश्चन है। कुल कक्षक, कुल कक्षक किसके बराबर आएगा, n² यानी 9 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका n बराबर 9 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसका सीधे सीधे आंसर थर्ड ऑप्शन। आगे देखो, l बराबर 5 के लिए कक्षकों की कुल संख्या, ये भी एसीएफ में है। देखो कितनी इजी है, कक्षकों की कुल संख्या। क्या बार बार पढ़ाने की जरूरत है, नहीं पड़ेगी सर। 2l + 1, 2 × 5 + 1, 11। क्या आंसर आ जाएगा, 11, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एसीएफ 2018। फिर क्वेश्चन आ गया, क्वांटम संख्या l बराबर 4 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, इसको एक बार देख लो, l बराबर 0 1 2 3 4, एस कक्षक, पी डी एफ जी, एल बराबर 5, एच कक्षक। देखो तो हमें किसके बोले, एल बराबर 4, एल बराबर 4 किसको बताता है, एल बराबर 4 जी कक्षक को बताता है। तो देखो जी कक्षक को बताते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। एल बराबर 5 पूछ लिया जाए तो किसको बताता है, एच कक्षक को बताता है। एक बार ये किसी की याद नहीं है तो लिख लो, एस पी डी एफ जी एच। आगे देखो, ये भी ऐसे 2018 का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। उन सभी ऊर्जा उपस्तरों जिनके लिए n + l का योग 5 से कम है, कुल कक्षकों की संख्या, कक्षक पूछा इसमें, का योग 5 से कम बता रहा है। बिल्कुल सर, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। n + l का योग 5 से कम बता रहा है। देखो 5 से कम कैसे हो सकता है, क्या n बराबर 5 l बराबर 0, क्या संभव है, नहीं है, क्योंकि ये 5 के बराबर हो जाएगा। ये बोल रहे 5 से कम होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। n बराबर 4 l बराबर 0, ये संभव है।
n बराबर 4 l बराबर 1 क्या संभव है? नहीं संभव है, एक ही। तो n बराबर 4 में सिर्फ एक जोड़ा संभव है। अब देखो n बराबर 3 में लेके चलते हैं। n बराबर 3 l बराबर 0 ये भी संभव है। n बराबर 3 l बराबर 1 ये भी संभव है, क्योंकि n हमें पता है l की वैल्यू तो n से एक कम होगी, तो एक कम तक संभव है। क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 4 है। हमें क्या चाहिए? 5 से कम। तो 4 क्या 5 से कम होता है? बिल्कुल कम है। आगे देखो n बराबर 3 l बराबर 2 क्या ये संभव है? इन दोनों का योग कितना आएगा? 5, और हमें 5 से कम पूछा हुआ है, तो ये वैसे संभव नहीं है, तो इसको काट दो। फिर आगे n बराबर 2 पे लेके चलते हैं। n बराबर 2 l बराबर क्या आएगा? 0, बिल्कुल संभव है। n बराबर 2 l बराबर 1 ये भी संभव है। n बराबर 2 l बराबर 2 क्या ये संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि सर l और n की वैल्यू समान नहीं हो सकती, तो ये काट दो। सर काट दिया। फिर क्या बचेगा? n बराबर 1 बचा, l बराबर 0, ये बात सही है। n बराबर 1 और l बराबर 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। और n बराबर क्या 0 पॉसिबल है क्या? 0 भी नहीं पॉसिबल है। तो अपने क्या कौन कौन से पॉसिबल है? ये वाले सर पॉसिबल है, ये वाले पॉसिबल है। तो हम इसमें कक्षक निकालते हैं। कक्षक कैसे निकालेंगे? तो आप इसको चेक करो। ये किससे कौन से है? किसको बताता है? 4s को बताता है। ये किसको बताएगा? 3s को बताएगा। ये कौन से कक्ष को बताएगा? 3p को बताएगा। ये कौन से उपकोष को बताएगा? तो 2s को बताएगा। ये कौन से उपकोष को बताएगा? 2p को बताएगा। और ये कौन से को बताएगा? 1s को बताएगा। हमें पता है s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल में कक्षक की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि ये रहा l बराबर 0 होता है। तो कक्षक कैसे निकालते हैं? 2l + 1, तो 0 काटो आप, तो 2 × 0 + 1 यानी 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये, एक तरीका आप वैसे जानते हो। अच्छा, p में कितने होंगे? तो सर p में होते हैं 2l + 1। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 यानी 3 आ जाएगा। तो s के लिए 1, p के लिए 3, s के लिए फिर 1, p के लिए 3, s के लिए 1। हमें कुछ क्या पूछा हुआ है? कक्षक की पूछा हुआ है। इन सब का सम कर लो आप। 1 1 2 2 3 5 1 6 3 9 1 10 कक्षक आ जाएगा। तो कुल कक्षकों संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। देखो कितना है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये समझाने में इतना टाइम लगा कि आप खुद करोगे तो 30 सेकंड में कर दोगे इसको। आगे देखो एसीएफ 2018 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कक्षीय आरेख में हुंड के बहुलकता नियम की पालन नहीं हो रही। हुंड का नियम कौन नहीं पालन कर रहा? हुंड क्या बोलता है कि समान ऊर्जा वाले, यहाँ पे लिखो, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में तब तक पेयरिंग नहीं कराएंगे, तब तक पेयरिंग नहीं करवाएंगे जब तक कि प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है। अब देखो ये वाला अपने को रूल देखना है। देखो इनमें तीनों की ऊर्जा समान है फर्स्ट ऑप्शन में, लेकिन इसमें क्या करा दिया? इसमें एक इसको खाली रख के पहले पेयरिंग करवा दी। क्या ये संभव है? दोबारा देखो, 3 कक्षक है, तीनों की ऊर्जा समान है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बनने, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनने? 3। तो ये कैसे भरे जाएंगे? हुंड के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए। इसने क्या कर दिया? पहले में 2 भर दिया, आगे 1 भर दिया, आगे कुछ भरा ही नहीं। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। तो अपना आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा। अपने सेकेंड ऑप्शन को और चेक करते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, बिल्कुल ये सही तरीका है सर। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक एक भर दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया, यानी पेयरिंग करवा दी। बिल्कुल सर ये सही तरीका है। इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरने, प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये बात भी सही बात है। फिर आगे देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर हम पेयरिंग करवानी चालू की, 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चले गए, ये बात भी सही है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अपना। कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ये संभव नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, यानी ऐसे क्रॉस लगा दो, ये सारे संभव है। आगे देखो सोडियम। सबसे पहले आपको सोडियम के परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है सर 23। अब लिखो इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आगे 4s1। अब इसको जोड़ो आप, देखो कितने हो गए सर? हो गए 10 8 18। मैंने क्या बता दिया? परमाणु क्रमांक की जगह मैंने गलती से आपको परमाणु भार बता दिया। एक बार वापस करते हैं, तभी परमाणु भार, ये 23 होते हैं, परमाणु क्रमांक कितना? 11। तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ये लो, देखो जोड़ो इसको, 10 1 11, हमें 11 ही चेक करना है। हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन चेक करना है इसके बारे में।
संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो संयोजकता कोश का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 के बारे में बात करनी है। देखो 3s में n की वैल्यू किसकी क्या हो गई, ये 3 किसको बताता है, n की वैल्यू को बताता है। s के लिए l की वैल्यू, l क्या होता है हमें पता है, l क्या बताए, उपकोष को बताएगा, और s उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है। ये देखो ऐसे भरो आप, ठीक है, बिल्कुल सही सही बात है। उसके बाद m की वैल्यू, हमें पता है m की वैल्यू, जब m की वैल्यू क्या होगी, l माइनस L2 प्लस L बराबर 0 होगा तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। लो सर l की वैल्यू, m की वैल्यू भी 0 आ गई। s की वैल्यू सर दोनों में से कोई भी आ सकती है, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं ये। तो ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 300 प्लस हाफ, या ऐसा भी हो सकता है 300 माइनस हाफ। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 211 गलत, 300 प्लस हाफ ये रहा। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, प्लस की जगह माइनस भी होता तो भी सही होता ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखो 322 गलत, 322 गलत, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड आंसर आएगा। ये ऐसे का क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब आप ऐसे क्वेश्चन करने लग जाओगे इसको देखने के बाद, यानी ये फर्स्ट ग्रेड तक के क्वेश्चन है, आप आसानी से फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन कर सकते हो यदि आपने ये ढंग से समझ लिया तो। आगे देखो 3D कक्षक जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तीनों कक्षक में होते हैं वह है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। हम पहले बात करते हैं DXY के। DXY होता है, वो होता है d ऑर्बिटल, क्या होता है हमें पता है, d ऑर्बिटल कक्षकों के बीच में होता है, तो ऐसे ये x है और ये y, x और y के बीच में हो जाएगा ये ऑर्बिटल। फिर DYZ, तो ये क्या करेगा, y ऐसे तो z, ये YZ के बीच में से जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर DZX क्या करेगा, z और x के बीच में से जाएगा ऐसे, तो ये तो बीच में से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली दो एक्सेज में जा रहा है, किस किस में, x और y में जा रही है। y z में क्या जा रहा है, y और z में जा रही है। z x में क्या जा रहा है, z और x के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। लेकिन एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसका क्या होगा ऐसे, ये x है और ये y है, पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y के अलोंग जाएगी, ठीक है। और फिर आएगा डी जेड स्क्वायर में क्या होगा ऐसे, और ये ऐसे। डी जेड स्क्वायर को आप ढंग से देखो, अलग पेन से लिखता हूं मैं, डी जेड स्क्वायर ऐसे आएगा ऐसे, फिर ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, ये एक्स को बताएगा, ये वाई को बताएगा, और ये गोल वाला जेड को, यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सेज में जाती है इसकी डेंसिटी, तीनों एक्सेज में विभाजित, तीनों एक्सों में विभाजित, कौन सी, डी जेड स्क्वायर की। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर, तीनों अक्षों में किस में जा रही है, डी जेड स्क्वायर। बाकी सब में, इसमें भी दो में जा रही है, इसके वाई जेड दो में जा रही है, इसके जेड एक्स के दो में जा रही है, इसके तीनों में जा रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आगे देखो 30 नंबर। अब तो ऐसे क्वेश्चन कर ही लोगे कि कौन सा क्वांटम संख्या समुच्चय संभव नहीं है। अब मेरे हिसाब से आप इतने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए तुरंत ही कर लोगे। n बराबर 3 l बराबर 3 क्या संभव है, नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि n बराबर 3 और l बराबर 3 कभी भी संभव नहीं हो सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा। क्या ही बार बार करवाएं ऐसे क्वेश्चन। आगे देखो किस कक्ष का नोडल तल नहीं होता। अरे ये तो बात आपने मैंने बताई कि नोडीय तल या दूसरा नाम क्या होता है इसका, एंगुलर नोड यानी कोणीय नोड, कोणीय नोड, ये किसके बराबर होता है, एल के बराबर हो। और जब एल बराबर 0 होगा तो इसका मतलब उसमें कोई भी कोणीय नोड या नोडल तल नहीं होगा। तो एल बराबर 0 किसका है, इसका लिए, ये देखो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के एल बराबर 0, पी ब्लॉक के लिए एल बराबर 1, एल बराबर 3, एल बराबर 2, ठीक है। हमें क्या पूछना, नोडल तल नहीं है, इसका मतलब एल बराबर 0 चेक करना है। एल बराबर 0 किस में, एस ब्लॉक में, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। एल बराबर 0 के लिए नोडीय तल बराबर 0, यानी कोई भी नोडीय तल नहीं है। आगे देखो 4 क्वांटम संख्या n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -12 किस धातु को बताती है, बिल्कुल सर बता देंगे हम। 4, n बराबर 4 है, l बराबर 0 है, किसको बता रहा है, 4s को बता रहा है। ऐसी कोई धातु जिसमें 4s होना चाहिए। अब देखो सर इनमें से देखो हम बात करते हैं स्ट्रोंशियम, आप इसको लिखो बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। ये देखो ये 2s को बताएगा, ये 3s को, ये 4s को, और ये 5s को। इसी प्रकार एक सोडियम इधर आएगा, ये भी किसको बताएगा, सोडियम भी किसके बराबर है, 11। सोडियम के बाद में क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा,
बिल्कुल सर। 3s ये दोनों किसको बताएगा? 3s को बताएगा। हमें किसको चाहिए? हमें चाहिए 4s वाली धातु। 4s वाली धातु कौन सी है सर? कैल्शियम है। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो आप लिख लिया करो, है लीना की रब से फरियाद, फिर आगे बेटा मंगे कार स्कूटर बाप। देखो है ली हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे इसको? 1s2 2s1, तो इसके लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2s। फिर इसमें कौन सा आएगा? 3s। फिर इसमें कौन सा आएगा? 4s। इसमें कौन सा आएगा? 5s। इसमें कौन सा आएगा? 6s। इसी प्रकार बेटा बेरिलियम में क्या आएगा? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1s2 2s2। इसमें भी कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? लास्ट में 2s। इसमें फिर 3s, इसमें 4s, इसमें 5s, इसमें 6s। हमें क्या चाहिए? 4s। तो ये दोनों जोड़ा पोटेशियम और कैल्शियम, यदि यहाँ पे पोटेशियम ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। पोटेशियम और कैल्शियम, इसका दोनों का क्या आएगा? सही आंसर आएगा। हमें क्या बताया कि किसको दर्शाता है? तो ये कैल्शियम को दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैल्शियम। इसी के साथ खत्म। ये जेएसओ की सर क्या होती है? जेएसए, जेएसए होते जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की नौकरी होती है। ये भी ठीक नौकरी है, इसके भी कभी भी एग्जाम खुलेंगे तो आपको अपडेट कराएंगे, अच्छी नौकरी है। तो इसी के साथ 32 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, सबका डिटेल में पोस्टमार्टम किया है। ये 32 क्वेश्चन जिसने दिमाग से समझ लिए उसका सेकंड ग्रेड में एक भी क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा है। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में कमेंट किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, और एक और अच्छी अच्छी वीडियो आपके बीच में लेके आऊँ। मैंने देखा है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक तो उसको व्यू कम देते हो, यानी इसका मतलब आप शेयर नहीं कर पाते। दूसरा, आप कमेंट नहीं कर पाते। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद कमेंट करें। अच्छा लगा वो सेशन तो प्लीज़ कमेंट में बताया करें। कोई यदि कमी हो तो आप वो भी हमें मेंशन करें कमेंट में, ताकि हमें आप उसको कमी को दूर कर सके आगामी वीडियो में। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको क्या करूँगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगली वीडियो हमारी टारगेट रहेगी केमिकल काइनेटिक्स की। धन्यवाद। जय हिंद।